तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका शहन से मतलब टीचर और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताने वाला हूँ। ठीक है, जितना हो सकेगा उतनी छोटी वीडियो रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, लेकिन ढंग से समझाऊंगा। तो चलो बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमारी है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, उसमें कुछ वैल्यूज होती है बेटा हमारे पास। ठीक है, वो कौन सी वैल्यूज होती है? साइन थीटा के लिए होती है, कॉस थीटा के लिए होती है, ठीक है, और टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमारे पास कुछ डिग्रीज में वैल्यू होती है। किन किन डिग्रीज में होती है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फाइनली 90 डिग्री। ठीक है, आई थिंक वहां तक आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा कंजेस्ट करके लिख देता हूं बेटा, ठीक है, शायद ना आ रहा वहां तक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। तो इन डिग्रीज के लिए हमारे पास वैल्यूज होते हैं। अब दो तरीके हैं बेटा, देखो इसे याद करना आपको पड़ेगा, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे। ठीक है, याद करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इस पे सवाल आते हैं और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तो बिल्कुल इसी पे टिकी पड़ी है। ठीक है कि नहीं है? तो मैं आपको याद करना सिखा सकता हूँ, बहुत इजी है, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि वैल्यू बनी कैसे है। ठीक है, मैं सिर्फ इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि वैल्यू बनी कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताओ। ठीक है, बाकी आपको करनी है। तो देखो 30 और 60 डिग्री कैसे बनी? वो बनी है राइट एंगल ट्रायंगल से। तो सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल से। ठीक, किससे बनी है वो? इक्विलेटरल ट्रायंगल से। हालांकि वो राइट एंगल ट्रायंगल की बात उसमें आ जाएगी, तो पहले हम समझ लेते हैं बेटा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है। तो देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है। ठीक है, अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2, ये भी 2, 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये भी 5, सारी बराबर होंगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जो राइट एंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, मैं राइट एंगल को बार बार बोल दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसमें एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर और मीडियन तीनों लाइनें सेम होती हैं। अगर मान लो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं और इसे मैं कह दूं ये एडी, अगर मैं कह दूं ये मीडियन है, मीडियन क्या होती है? तो सामने वाली लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दे। मैं कह दूं अगर ये मीडियन है, ठीक है, कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो यही मीडियन परपेंडिकुलर भी बन जाएगी और एंगल बाइसेक्टर भी बन जाएगी। समझे? इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में, दोनों में। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में ध्यान रखना है कि वो लाइन उसी वर्टेक्स से खींची गई हो जहां पर दो इक्वल लाइन दे रखी हो, ठीक है ना, तभी वो फॉलो करेगा। और इक्विलेटरल में तो कहीं से भी खींच दो, फर्क नहीं पड़ता। यहां से खींच दोगे तो ये भी, जो मान लो ये लाइन यहां से खींची तो ये भी क्या बनेगी? परपेंडिकुलर भी, मीडियन भी और एंगल बाइसेक्टर भी। और यहां से खींचोगे तब भी ये लाइन क्या बन जाएगी? ये लाइन परपेंडिकुलर भी, मीडियन भी और एंगल बाइसेक्टर भी। और इसे हम क्या कहेंगे फिर? सेंट्रॉइड। ऑर्थो सेंटर भी यही बनेगा, सेंट्रॉइड भी यही बनेगा, इन सेंटर भी यही बनेगा, सर्कम सेंटर भी यही बनेगा। मेरे 9th क्लास के बच्चों को ये चारों सेंटर्स की प्रॉपर्टी पता होती है। अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो 10वीं क्लास में तो थोड़ा सा आपको 9th में शायद उतने अच्छे से आपने ज्योमेट्री पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो चलो वो बात की बात है, मैं ये बात बताएं तो ये बात समझ में आई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है, एक हमारा जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बेटा हमारा है, उसमें सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं बेटा? 60 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अब यहां से मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, एडी, जो कि परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री बनाएगी, लेकिन ये मीडियन भी बनेगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये जो लाइन, ये जो है, ये वाला जो एंगल, ये दो टुकड़ों में बट भी जाएगा। तो 60 है तो कितने कितने में बटेगा? ये बेटा एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ये हो जाएगा 30 और ये भी कितना हो जाएगा? 30। इतनी बात समझ आई? तो इस जगह से हमने 60 और 30 की वैल्यू सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की निकाली है। कैसे निकाली है जरा उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाली जरा उसकी मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, तो देखो कैसे निकाली है बेटा। अब मान लो कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी साइड 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी कितनी बनेगी? 2 सेंटीमीटर। तो ये भी वैसे सब 2 सेंटीमीटर। आप जो चाहे वो मान लो, आप कैंसिल में फर्क नहीं पड़ेगा। आप x मान लो, 2x मान लो,
9 मान लो, 999 मान लो, 8.999 मान लो, आपके आंसर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो मैं इजी बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर मान लेता हूं। अब एक बात बताओ, आप कुछ भी मान लो, आप घर पे 4 मान के कर लेना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान देखो, अब ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये हमारी क्या है भाई, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर और मीडियन, तो मीडियन भी है। तो अगर ये पूरी हमारी 2 सेंटीमीटर, तो बीडी कितनी बनेगी, 1 सेंटीमीटर, और डीसी कितनी बनेगी, 1 सेंटीमीटर। हाँ या ना, बनेगी कि नहीं बनेगी? अब मैं इसे मिटा देता हूँ, पूरी 2 सेंटीमीटर। हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, अब इस ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में लगा देते हैं पाइथागोरस, तो ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या बनेगा बेटा, देखो ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का देखो 90 है ना, 90 के सामने ए बी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यही तो बनेगा। तो ए बी कितना है मेरे पास बेटा, ए बी है 2 सेंटीमीटर, 2 पर होल स्क्वायर, ए डी पता नहीं, यही हमें निकालना है, और बी डी कितना है 1 पर होल स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा 4, ये 1, ये इधर आएगा तो 4 माइनस 1, तो ये कितना बनेगा 3। अब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस पे से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो आपकी एडी कितनी निकल जाएगी, बोलो एडी कितनी निकल जाएगी आपकी, एडी आपकी निकल जाएगी √3। कितनी निकल गई, √3। ठीक है, ये बात समझ आई। अब देखो, अब यहां से हमारी सारी वैल्यू निकल के आएंगी, तो ये बात हम समझ गए कि ये कितनी निकल गई हमारी, √3 निकल गई। तो इसे बेटा मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, समझाने के लिए। यहाँ पे सिर्फ समझना और कुछ नहीं करना, आपको कुछ बताना, एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, मैं पहले बता रहा हूँ, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इस वाले ट्रायंगल को भूल जाऊंगा, ये जो ट्रायंगल है इसको भूल जाओ, इसको मिटा ही देता हूं मैं, इस ट्रायंगल को भूल जाओ, ठीक है। ये अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बचा एबीडी, ठीक है, जिसकी तीनों साइडें मुझे पता है। तो अब बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं sin 30 तो क्या होगा। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी तो आप जानते हो कि sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, होता है कि नहीं होता है। अब 30 देखो ये रहा, तो 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा नहीं बनेगा। तो 30 के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है कि नहीं है। तो sin 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2, तो sin 30 निकल गया 1/2। तो sin 30 कितना आया 1/2, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू निकली है बेटा यहाँ से। ऐसे अगर मैं आपसे बात पूछूं cos 30 की, तो cos क्या होता है पता है आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है √3, हाइपोटेनियस कितना है 2, तो cos 30 क्या आ गया बेटा √3/2, हाँ है ना। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूं tan 30 की, तो tan 30 क्या बनेगा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है √3, तो कितना बनेगा 1/√3। तो tan 30 बन गया बेटा 1/√3। तो इस तरीके से वैल्यू फाइंड हुई, याद तो रखनी पड़ेगी, इसमें कोई नो डाउट, याद रखना जरूरी है। लेकिन मुझे बच्चों को बताना पसंद है बेटा, मतलब उनको हर चीज बतानी पसंद है अपने बच्चों को जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, कि उन्हें छोटी छोटी बातें भी पता होनी चाहिए अच्छे बच्चों को, ठीक है। तो 30 ऐसे निकल गया। अब मैं बात करूं 60 की, cos 60, तो cos 60, ठीक है, या sin 60। तो देखो साइन, अब 60 के लिए देखो ये 60 है, ध्यान से, अब ये 60 तो ये सामने ये क्या बन जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा हमारा बेस, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा बेटा हमारे पास, हाँ है ना। तो अब हम देखते हैं कि cos sin 60, साइन का फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कितना परपेंडिकुलर √3, और हाइपोटेनियस कितना है 2, तो बन गया sin 60 √3/2, ठीक है। ऐसी cos 60 क्या बनेगा बेटा cos 60, तो cos 60 क्या होता है बेटा हमारे पास, देखो cos क्या बनेगा बेटा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है हमारे पास 1 और हाइपोटेनियस कितना है 2, तो 1/2, तो ये कितना बन गया बेटा हमारा 1/2। ऐसे आप चाहो तो tan निकाल लो, tan 60, तो 6 परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा √3 और बेस कितना है 1, तो ये कितना बन जाएगा बेटा हमारा। अच्छा tan आप पता है एक तरीके से और निकाल सकते हो, देखो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में tan एक तरीके से कैसे निकाल सकते हो, अभी फिलहाल इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गई हमारी 60 और 30 की सारी वैल्यूज। इसी तरीके से आप सबकी निकाल सकते हो, सबका आपको पता है पीवीपी एचएचबी,
बताया था ना, तो सबका निकाल सकते हो इसी तरीके से इस ट्रायंगल से, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है बेटा 45 की। तो देखो 45 कैसे बनेगा, ठीक है, 45 कैसे बनेगा। तो एक ट्रायंगल बेटा मैंने लिया, ये 90 डिग्री है एबीसी, इसमें ये क्या है हमारा 90 डिग्री है एबीसी, ठीक है। अच्छा, अब मान लिया मैंने ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो हमें पता है कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइडें बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, बराबर होते हैं। तो मुझे बताओ अगर ये अकेला एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये 45 45 नहीं बढ़ जाएंगे इक्वल पार्ट में, क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है कि नहीं होता। तो ये भी 45 बनेगा और ये भी क्या बनेगा 45 बनेगा, ठीक है। तो ये भी 45 और ये भी 45 बनेगा। तो 45 की यहां से वैल्यू निकली है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल से, कैसे। अब मान लो इसे मैं फिर से 1 यूनिट मान लो, इसे भी 1 यूनिट मान लो, तुम 2 मान लो, 4 मान लो, 10 मान लो, मैंने बार बार कह रहा हूं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला सवाल पे, x मानो, y मानो, z मानो, ठीक है। तो कुछ भी मान लो, ठीक है। तो देखें समझ बात आ रही कि नहीं आ रही, चिंटू की मम्मी की आंटी मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है कि नहीं है, ध्यान से देखो बस। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात मैं बताता हूँ, शॉर्ट में काम आएगा, जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें काम आ जाएंगे, अभी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है उनमें काम आएंगे, उन्हें हम शॉर्ट ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, जो मैं एसएससी के बच्चों को थोड़ा सा सिखाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर होना बेटा आइसोसेलेस जिसकी दोनों साइडें बराबर हो, मान लो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3, तो ये हाइपोटेनस अपने आप ही 3√2 बन जाएगी, समझ बात आ रही है, मान लो, समझ बात, ये तरीका मतलब आप पाइथागोरस निकालोगे तब भी यही निकलेगी, ठीक है कि नहीं। अच्छा, मान लो ये 4 है, तो ये 4 तो ये कितनी बन जाएगी 4√2 बन जाएगी, समझ रहे हो। मान लो ये 14, ये 14 तो ये कितनी बन जाएगी 14√2। अगर ये दोनों बराबर साइड है तो आप डायरेक्ट ये चीज निकाल सकते हो, बाकी आप पाइथागोरस से भी निकाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ना। मान लो ये 7, ये 7 तो ये क्या बन जाएगी 7√2 बन जाएगी। तो पता है अगर ये 1 तो कितनी बनेगी 1√2 बनेगी नहीं बनेगी। तो 1 तो होता ही नहीं, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, 1 को किससे मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू आ जाती है ना, तो वो कितना बन जाएगी √2 बन जाएगी, ठीक है कि नहीं है। तो मुझे बताओ कि sin 45 क्या बनेगा। अब चाहे ये एंगल ले लो, ये फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर ही है ना मेरे पास, तो मैं यही ले लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा बेस, और ये क्या बन जाएगी हाइपोटेनस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है √2, तो कितना बनेगा बेटा 45 1/√2। बात करूं cos 45 की, तो cos क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए बेस 1 है हाइपोटेनस 2, ये भी क्या बनेगा 1/√2। और बात करूं tan की, tan 45, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 1, काटो कितना आएगा 1, ये बन गया 1। अब इस तरीके से ये भी निकाल लो, cos थीटा भी आपको पीवीपी एचएचबी से पता है ना, वो tan इसका उल्टा हो जाता है ना। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो सारी निकाल सकते हो आप समझदारी की तरह, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इंपॉर्टेंट, अब आती है बेटा 0 और 90, तो इसको ध्यान से समझो कि 0 और 90, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, तो इसको आप समझ लो। तो देखेंगे ध्यान से 0 और 90, तो अगर एक ट्रायंगल मैंने आप बनाया, ये बना दिया बेटा एबीसी, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेनस बनेगी। अब 0 निकालना है, इसका मतलब है कि ये एंगल 0 होना चाहिए, तो 0 कैसे बनेगा। तो 0 देखो, मान लो अगर ये एंगल 30 डिग्री हो और मैं इसे यहां से डिवाइड करके यहाँ पे बना, ये ए यहाँ पे पहुंचा दूं, तो देखो ये जो एंगल बनेगा 30 से छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये छोटा होगा, ठीक है। अच्छा 15 हो जाएगा। अब मान लो मैंने इसे और आधा कर दिया, मान लो इस ए को मैं इस ए को यहाँ लाया फिर यहाँ ले आया, तो ये एंगल अब 15 से भी छोटा बनेगा, लेकिन 0 तो नहीं बना। तो ये एंगल मुझे अगर 0 बनाना है ना, तो ये जो हमारी एसी ये जो लाइन जा रही है ये बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाएगी, मतलब ये ए पॉइंट जब बी के बराबर हो जाएगा, जब ये दोनों एक ही जगह आ जाएंगे, ये इस जगह, ठीक है, इस जगह जब आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी बिल्कुल 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये एंगल बिल्कुल खत्म हो जाएगा जो यहाँ पे हमारे बन रहा था ना ये एंगल। और देखो हम क्या करते जा रहे हैं, पहले ए बी इतनी बड़ी थी यहां तक थी, अब ए बी यहाँ तक इतनी छोटी हो गई, अब ए बी और छोटी हो गई, अब ए बी तो बिल्कुल खत्म, जब यहाँ पर ए आ जाएगा, ये ए जब इस बी के पास ही जब ये 0 बन जाएगा ये, तो हमारी जो ए बी बनेगी ना उसकी लेंथ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल 0 बन जाएगी, क्योंकि उसकी लेंथ छोटी 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 बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है।
समझ बात आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बोलो। अब आगे देखो, तो ए बी बन गई 0 और जो हमारी हाइपोटेनस थी ना ए सी, देखो ये ए बी, सॉरी ए बी कह रहा हूं, देखो ए सी और बी सी दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएगी क्योंकि अब दोनों एक ही जगह पॉइंट है, तो ए बी बराबर हो जाएगी ए सी के। ठीक है, सॉरी ए बी, बार बार ए बी लिख दे रहा हूं बेटा, थोड़ा सा सॉरी इस बारे में, मतलब ए सी और सी बी, सी बी मतलब सी बी बराबर हो जाएगी ए सी के, और ए बी की लेंथ हो जाएगी 0। अगर ये एंगल में 0 बना दूंगा तो समझ में आता है, ये जो एंगल 0 बना दूंगा तो अब क्या बनेगा, देखो अब हमारा साइन 0 क्या होगा, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या था हमारा ए बी, और हाइपोटेनस क्या था ए सी। तो आप देखो ए बी तो खत्म हो गया 0 एंगल के लिए, ए बी की तो लेंथ कुछ बची ही नहीं, तो 0 अपॉन ए सी। अब 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है 0, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 0, 0 डिग्री क्या बन जाएगी 0। अच्छा इसका भी रीजन है बेटा कि 0 को किसी से डिवाइड करें तो 0 क्यों आता है, इसका रीजन है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा किसी एक छोटी सी वीडियो में ये बता दूंगा कि क्या होता है, ठीक है, नहीं तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना। तो 0। अच्छा अब बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस 0, तो कॉस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो इस ट्रायंगल का बेस क्या था सीबी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या था एसी। अब 0 एंगल के लिए, 0 एंगल के लिए सीबी और एसी तो दोनों बराबर हैं, तो अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, तो ये 0 क्या बनेगा बेटा 1। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? अच्छा अब टेन थीटा के लिए देख लेते हैं भाई, टेन 0, तो टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या था इस ट्रायंगल में ए बी, ये था ना परपेंडिकुलर, ठीक है ए बी, ये बेस सी बी, तो ए बी की लाइन तो कुछ है ही नहीं, ए बी की लाइन तो कुछ है ही नहीं, और सी बी, तो अगर ए बी को सी बी से डिवाइड करोगे तो फिर से 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो तो क्या आ जाता है 0, ठीक है कि नहीं है? तो इस तरीके से हमारी 0 की वैल्यू, अब सारी निकाल सकते हो ऐसी वही पीवीपी एचएचबी वाले फॉर्मूले में रख के, तुम्हें पता है ना कॉसेक क्या होता है सेक क्या होता है, बाकी एक बार और बताऊंगा कि आपको याद कैसे रखनी है, अभी तो बस ये बता रहा हूं कि वैल्यू आई कहां से है, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। जिसको नहीं समझ आ रही बेटा टेंशन ना लो, पेपर में नहीं आता, ये बस मैं अपने उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो थोड़े से एडवांस होते हैं और जो बेसिक समझना चाहते हैं, मतलब जो क्यूरियस हैं, ठीक है, जो जानना चाहते हैं, जो इस बात पे भरोसा नहीं करते कि टीचर ने कह दिया 1/2 है तो क्यों 1/2 है, मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको सिर्फ याद करनी है, ठीक है, अगर नहीं जिनको समझ आ रहा हो चिंता ना ले, ये पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छा आगे देखो 90 के लिए देखते हैं क्लास, तो 90 कैसे, अब मान लो एबीसी बेटा ये हमारा ट्रायंगल है, अब ये एंगल मुझे 90 बनाना है, तो पहले देखो जब मैं इसे ऐसे कर रहा था ना तो ये एंगल छोटा बनता जा रहा था, ठीक है, अगर मैं इस लेंथ को कम कर रहा था, अगर मैं इस लेंथ को कम करूँ ना तो ये एंगल बड़ा होता जाएगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर आए तो सी पॉइंट यहाँ लिया है, सी को यहाँ से यहाँ कर देते हो बड़ा हो गया, अब और यहाँ लिया आया तो ये एंगल और बड़ा बन गया, और यहाँ लिया तो और बड़ा बन गया, लेकिन ये 90 अभी भी नहीं बना, ये एंगल सी अभी भी 90 नहीं, ये 90 कब बनेगा जब ये सी पॉइंट है ना ऑलमोस्ट इस बी की जगह आ जाएगा, मतलब ए सी और सी बी एक के ऊपर एक हो जाएंगी, ये एक के ऊपर एक हो जाएंगी, और ये जो हमारी सी बी थी सॉरी ए सी, ए बी और ए सी एक के ऊपर एक हो जाएंगी, मतलब जब ये जो हमारा हाइपोटेनस था ना धीरे 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 ऐसे, मतलब ऐसे जा जाके जा जाके जा जाके जब इसके ऊपर आ जाएगा ना, ये समझ में आ रही है, जब ऐसे जा जाके जा जाके जाके इसके ऊपर आ जाएगा सेम, एसी भी जब ए बी के ऊपर सेम हो जाएगा, मतलब कोइंसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है, तब हमारा क्या होगा ये एंगल लगभग 90 डिग्री या पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है? समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? लगभग 90 के आसपास बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि जब इस एंगल को मैं 90 के पास बनाऊंगा तो ये जो मेरी सीबी है ना, सीबी की लेंथ बिल्कुल लगभग 0, एकदम 0 के आसपास पहुंच जाएगी, और ए बी बराबर हो जाएगा एसी के, देखो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। कोइंसिडेंट क्या होता है बेटा, एक के ऊपर एक लाइन, जिसने चैप्टर 3 पढ़ा है ना वो जानता है, एक के ऊपर एक लाइन कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। अब आगे देखते हैं, ठीक है, अब देखो, तो अब मुझे निकालना, तो साइन 90 क्या बनेगा भाई, 90 साइन क्या होता है 90, 90 सिंपल सी बात है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इस ट्रायंगल के लिए ये तो थी परपेंडिकुलर, ये थी हाइपोटेनस, और ये थी मेरी बेस सीबी बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी और हाइपोटेनस कितना था ए सी,
और अगर ये एंगल 90 बन जाए तो मुझे पता है कि दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, बराबर। तो ये दोनों कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि दोनों बराबर है ना बेटा ये, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। अब कॉस के लिए पूछूं, कॉस 90 तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या था इसमें सीबी और हाइपोटेनस क्या था इसमें एसी। तो देखो सीबी 0 है और एसी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। अब अगर 0 किसे डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा बेटा 0, है ना। अच्छा अब मैं अगर बात करूं tan की, tan 90 तो tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है CB, तो परपेंडिकुलर AB और CB कितना है बेटा 0 है ना, बिल्कुल इसके यहाँ पे 90 डिग्री तो 0 बनेगा। तो अगर किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हो ना तो बेटा आंसर आता है नॉट डिफाइंड। और इसका भी रीजन है कि नॉट डिफाइंड क्यों होता है, ठीक है, इसका भी रीजन है कि नॉट डिफाइंड क्यों होता है, ठीक है कि नहीं है। इसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि 0, नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी में क्या अंतर होते हैं, ठीक है, ये मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। एक छोटी सी वीडियो इसके बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा बना के, ठीक है, तो मैं बता दूंगा आपको। तो ये वैल्यू हमारी देखो ध्यान से बन गई सारी की सारी, इस तरीके से हमारी ये सारी वैल्यू निकल के आई, ठीक है, सारी की सारी। अब मैं एक लास्ट आपको तरीका बताता हूं कि ये याद कैसे करें। ये तो मैंने बता दिया कि भाई कोई बच्चा अगर पूछने लगा कि सर ये क्यों बन गया 1/2 √3/2 1 0, है ना, और हमारे लिए इतना ही है, बाकी 11th क्लास का इससे बहुत आगे सीखो, ठीक है। तो ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से बढ़ती 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 1 तक पहुंचती है, फिर 1 से ज्यादा नहीं होती बेटा, अगर इसके आगे लेके जाओगे तो 1 से कम होगी। मतलब ये बात ध्यान रखना कि साइन थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहती है बेटा हमेशा, ना तो 1 से कभी ज्यादा होती है ना -1 से कभी कम होती है। 11th क्लास का कंसेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आपके जो एक आध सवाल में यूज होता है तो इसलिए बता रहा हूँ। ऐसी कॉस की वैल्यू देखो जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं 90 0 30 45 60 90 तो कॉस की वैल्यू छोटी होती चली जाती है, पहले 1 था फिर छोटा फिर और छोटा फिर हाफ फिर 0, और साइन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, ठीक है 90, लेकिन बढ़ती 90 तक है ये, उसके बाद गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। 1 और -1 के बीच में रहती है वैल्यू, ठीक है कि नहीं, तो ये बात ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, उसके बाद हम आगे करते हैं। अब इसको याद रखने का एक और तरीका है, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ, एक बार और बना देता हूँ बेटा फिक्स बढ़िया से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको याद रखना है साइन थीटा के लिए 0√0/4 याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करूं तो 0/4 को करोगे तो मैंने तुम्हें बताया था बेटा 0/4 ये √0 0 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी बेटा हमारी 0, ठीक है। अब ऊपर है ना एक बढ़ाते चले जाना है आपको, बस ऊपर एक बढ़ाते चले जाओ, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, तो देखो 1 का रूट क्या होता है 1 और 4 का रूट क्या होता है 2, तो ये कितनी बन जाएगी 1/2। ऊपर एक और बढ़ा दो, अब इसे काटोगे तो 1/2 बनेगा बेटा ये, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 1 का रूट क्या होता है 1 और √2 का कुछ होता नहीं है, रूट तो √2 ही आएगा। एक और बढ़ा दो बेटा ऊपर 3/4 कर दो, तो 3 का रूट क्या होता है √3 और 4 का क्या होता है 2। अब एक और बढ़ा दो बेटा ऊपर 4/4, तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा बेटा इसका आंसर। √1 क्या होता है 1 होता है, तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में बात आई। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है 0/4 और ऊपर एक एक बढ़ाते चले जाओ साइन के और उसे सॉल्व करते चले जाओ, आपकी वैल्यू आ जाएगी। कॉस के लिए क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, रिवर्स लिख दो, इसको उल्टा लिख दो, 1 यहाँ, ये यहाँ, ये यहीं रह जाएगा, ये यहाँ और ये 0 फाइनली यहाँ, ठीक है। और tan कैसे निकालें, मतलब अगर किसी को याद नहीं है ना वैल्यू तो वो इतना याद रख ले और एकदम वैल्यू एकदम बना लेना, वैसे तो याद रखना ज्यादा जरूरी है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो ध्यान से, तो tan थीटा क्या होता है बेटा हमारा, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने आपको बताया था। और कॉट थीटा क्या होता है हमारा, वो होता है कॉस थीटा और साइन थीटा, मैंने पहले ही क्लास में बताई थी ये बात आपको याद रखने के लिए, ठीक है, अगर आपको याद है तो। अब आगे देखते हैं, तो tan क्या होगा साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस इसको डिवाइड कर दो 0/1, साइन अपॉन कॉस 0/1 क्या बन जाएगा 0, साइन अपॉन कॉस तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 1/√3।
साइन अपॉन कॉस 1/√2 है, अपॉन में 1/√2, 1/√2 1/2 काटोगे कितना बन जाएगा बेटा 1। साइन अपॉन कॉस √3/2 अपॉन में 1/2, सही है कि नहीं है? तो देखो वैल्यू आती जा रही कि नहीं आती जा रही, तो 2 से 2 कट गया तो √3/1, तो क्या क्या बन जाएगा √3 बन जाएगा। और 1/0 बताया था बेटा नॉट डिफाइंड, ठीक है? किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करो तो आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड मतलब फाइंड ही नहीं कर सकते, मैं सीधी सीधी बात बताऊं तो, ठीक है? इलीगल कंसेप्ट है ये मैथमेटिक्स में, मतलब बदतमीजी है ये बहुत बड़ी, अगर आप किसी चीज को डिवाइड करते हो ना तो बदतमीजी है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं है? तो चलो अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे देखो कॉस का साइन का उल्टा क्या होता था, कॉसेक, बताया था मैंने आपको पहली वीडियो पीवीबी एचएचवी में। तो इसका उल्टा कर दो तो 0 का उल्टा बेटा पता नहीं, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2/1 बनेगा तो ये 2 आ जाएगा। इसका उल्टा √2/1 का उल्टा क्या बनेगा, √2 ही आ जाएगा, है ना? इसका अपोजिट करते जा रहे हैं। 2/√3 का उल्टा तो 2/√3 बन जाएगा, √3/2 का, और 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही बनेगा। अब उसी तरीके से बेटा कॉस का अपोजिट क्या होता था, सेक। तो देखो 1 का अपोजिट 1 ही या फिर देखो ये जो हमने सीधा लिखा ना इसको रिवर्स लिख दो चाहो तो, जैसे यहाँ लिखा था। और नहीं तो मुझे पता है कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक का अपोजिट लिखते चले जाओ। इसका अपोजिट क्या बनेगा 2/√3, इसका क्या बनेगा √2/1 अगेन √2, इसका क्या बनेगा 2/1 अगेन 2, और 0 का नॉट डिफाइंड। और नहीं तो आप देखो इसको रिवर्स लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, 2/√3 यहाँ लिख दिया, √2 यहीं रहा, 2 को यहाँ लिख दिया, और नॉट डिफाइंड को यहाँ लिख दिया। फाइनली बेटा कॉट, तो tan का उल्टा cot थीटा होता है, तो 0 का नॉट डिफाइंड। या फिर से वही इसका जो है ना ये रिवर्स ऑर्डर लिख दो यहाँ पे, और नहीं तो हमें पता है इसका रेसिप्रोकल कर दो, कुछ भी कर सकते हो। तो अगर इसका अपोजिट करेंगे तो क्या बनेगा √3, और नहीं तो देखो यहाँ का यहाँ लिखा √3, 1 का अपोजिट 1, इसका अपोजिट यहाँ लिख दो 1/√3, ये यहाँ लिख दो, नहीं तो इसका अपोजिट कर दो tan में, इसका अपोजिट tan है ना ये, इसका अपोजिट, और फिर लास्ट यहाँ लिख दो बेटा tan 0 था, या फिर नॉट डिफाइंड का है 0। तो ये हमारी बन गई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या बन गई बेटा ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसको आपको याद करना है, ठीक है? इसको आपको याद करना है, याद करना ही है, बुक में भी दे रखी है, बट मेरा पर्पस था समझाना, ठीक है? मैं तो आपको कह सकता था ये बुक याद कर लो फिर सवाल कर लेते हैं, लेकिन फिर मजा नहीं आता, ठीक है? फिर मुझे मतलब स्पेशली मुझे मजा नहीं आता बेटा पढ़ाने में, जब तक मैं ना बता दूं बच्चों को इसका रीजन क्या है ना, मुझे मजा नहीं आता। मतलब अगर कोई कहता ना ए पावर 0 1 तो क्यों 1, तो जब तक मैं ये ना बता दूं ना बच्चों को कि क्यों 1, तब तक मुझे खुद मजा नहीं आता पढ़ाने में, ठीक है कि नहीं है? बच्चों से कोई बात छुपी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? ये बात ध्यान रखो, समझदार बनाना जरूरी है बेटा, रट्टू तोता नहीं। सवाल मैंने बता दिए, आपने पेल दिए, घर जाके रिवाइज कर लिए, रिपीट कर लिए, बार बार उनको रगड़ रहे हो, हैं? अगर उस तरीके के सवाल आपके सामने आते रहेंगे हाँ जी कर लोगे, और एक डिफरेंट सवाल आएगा तो सिट्टी पिट्टी गुल गुरदेलाल, आया ना, सब खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टीचर्स, मैं टीचर्स की नहीं कहता, सबकी नहीं कहता, लेकिन कि हम बच्चों को ना सोचना नहीं सिखाते। उनको सोचना सिखाना जरूरी है, उनको चीजें बतानी जरूरी है, ठीक है कि नहीं है? तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो मेहनत तुम्हें भी करनी है, हमें भी करनी है, और चीजों को पता हो, बेसिक से पढ़ो, समझ के पढ़ना जरूरी है। हम समझ के नहीं पढ़ते, हाँ जी एक सवाल कर लिया उसे रट लेंगे, हाँ जी ऐसे हो गया, और एक नया सवाल एक नई चीज के साथ आ गया ना तो बस। सवाल बेटा दुनिया भर के हो सकते हैं, RD शर्मा है, पता नहीं कौन कौन सी बुक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। चलो, और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो एक वीडियो छोटी सी बता दूंगा बना के आपको, जिसमें बता दूंगा कि किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो 0 क्यों होता है, नॉट डिफाइन क्या होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, ठीक है ना, ये भी बता दूंगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट में किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड में आते हैं ना, मैं उनके 5 6 7 सवालों की वीडियो लेके आऊंगा, तब तक वेट कीजिए। टिल देन बाय, थैंक यू।